ईरान में इस्लामिक क्रांति आ गई है। अब जितने गल्फ के देश हैं सब जगह इस्लामिक क्रांति आ गई कि भाई मैं ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने दूंगा। उन्होंने कहा आने दे ईरान तेरे को देखकर। अरब्स ने गले मिलके जप्पी डाल के बिस्तर में घुस गए इसराइल के साथ और वो आपको डरते मानते हैं। नहीं। डोनाल्ड ट्रंप साहब उससे मिले, उसने सूट पहना, अरे माय डार्लिंग हैंडसम बेटा मेरा, स्वीटहार्ट, बहुत अच्छा आदमी है। एक टाइम था जब ईरानियन साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और टाइगर वो जमाना खत्म हो चुका है और ये गुस्सा ज्यादा ईरान की तरफ से है क्योंकि उनको तो बिल्कुल अरब देशों ने ठुकरा दिया है, खत्म कर दिया। गेट आउट ऑफ हियर, हम नहीं चाहते तुमको, तू क्यों बीच में घुस रहा है। शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट अब जो मर्जी कहिए, डार्लिंग डार्लिंग, मुस्लिम मुस्लिम, इस्लामिक इस्लामिक, तो नहीं चलता है सर। तो ईरान कहता है चुप कर, मेरे पास इतनी बड़ी फौज है, मैं नेता। सऊदी अरेबिया कहता है क्या बकवास कर रहे हो, दोनों मस्जिदें तो मेरे पास है, मक्का मदीना, मैं नेता। तुर्की कहता है देखो ज्यादा मत बोलो, ऑटोमान तो मैं हूँ, मैं नेता। इजिप्ट कहता है तुम आपस में भिड़ो, बाद में आके मैं नेता बन जाऊं। जन्मदिन बहुत। ये जो अभी जो ऑपरेशन इजराइल ने लॉन्च किया राइजिंग लायन, इसमें उन्होंने कहा कि हमने उनके न्यूक्लियर ठिकानों को जो है निशाना बनाया है, यूरेनियम ट्रीटमेंट बहुत। ये कितना सफल आपको लगता है, ये कितना सफल रहा ऑपरेशन ये? नहीं मैड मुल्ला, वो पिंजड़े वाली, वही वो पागल मुनीर जो है, जब वो फील्ड मार्शल क्या वो बन गया आजकल, फूल मार्शल बन गया ना वो। तो वहां पर इस मैड मुल्ला मुनीर ने ईरान के जो चीफ ऑफ स्टाफ था उसको एक घड़ी दी, बड़ी स्मार्ट वॉच, कि ले भाई तेरे लिए मैं लाया हूँ, ब्रदर ब्रदर इस्लामिक इज्म। उस घड़ी में जीपीएस ट्रैकर, सब कुछ भूल, तो रूस के से दूर हो जा, चीन से दूर हो जा, हथियार चाहिए टाइगर मेरे पास आ, मैं हथियार दूंगा। मतलब डायलॉग बाजी लोगों को अच्छा लगे। ट्रंप साहब धंधे वाले हैं, चीन से मत खरीदो, रूस से मत, हमारे पर कितना दबाव डाला था हथियारों के लिए, किसी से मत खरीदो, मुझसे खरीदो। दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की बिल्कुल अलग कहानी और अलग तस्वीर दिखाने बताने वाले दीपक बोरा सर हमारे साथ हैं। दीपक सर, क्या युद्ध का एक और दरवाजा खुल गया या फिर मैदान शुरू हो गया मिडिल ईस्ट में? ये तय था, ये होना ही था, और इसका हमारे लिहाज से भी बताइए कि भारत के लिए क्या क्या परेशानी हो सकती है। इनिशियल आप इसमें क्या देख रहे हैं जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आप प्रश्न पूछते हैं मुझे बड़ा ध्यान से सोच के जवाब देना पड़ता है, कहीं कुछ गलत ना कर बैठूं। लेकिन जो आपने अभी कहा है कि ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, कई सालों से इजराइल ने स्पष्ट कहा है कि भाई मैं ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने दूंगा। अगर इजराइल की एग्जिस्टेंस को, व्यक्तित्व को खतरा है, वो ईरान से है, उसको अरब देशों से नहीं है। उनके साथ तो उसने समझौता कर लिया, सऊदी अरेबिया के साथ तो डार्लिंग डार्लिंग हो गया, मिस्र के साथ अरे मेरे स्वीट हार्ट, मेरे स्वीट हार्ट, वो कैंप डेविड अकॉर्ड, ये वो सब चल रहा है। लेकिन एक अगर अड़ियल था वहां पर, वो था ईरान। और मजेदार बात यह है, जितने जंग होते हैं, अगर मेरी कोई समस्या है मेरे पड़ोसी के साथ, वो इसलिए होती है कि धरती है, कॉमन बॉर्डर है, भाई ये तेरा नहीं है ये मेरा है। चीन के साथ भी वही है, आतंकिस्तान के साथ भी वही है, चीन का वियतनाम के साथ वो है, जापान के साथ समुद्र के उस पार वो है, ताइवान के साथ वो है, ये इथियोपिया एरिट्रिया का ये है, सूडान, दक्षिण सूडान एरियाज में जहां मैं रहा हूँ। और अभी तो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में गोलाबारी चल रही है कि ये मेरा एरिया, ये तेरा एरिया। अब ईरान वहां से 200 किलोमीटर दूर है, भाई तेरा जेरूसलम से क्या लेना देना है, तू क्यों कूद पड़ा है बीच में, सिर्फ इसलिए दुनिया को बताने के लिए कि मैं इस्लामिक समुदाय का शहंशाह हूं। ने जिहाद क्यों बना दिया उसको? जब वहां पर शहंशाह होता था, शाह ऑफ ईरान, तो ये आप मेरी बात मानिए सर, मैं तो गया हूँ इन द 70s, मैं 73 का मॉडल हूँ भारतीय विदेश सेवा में। ईरान से डायरेक्ट फ्लाइट जाती थी, तेहरान से टेल अवीव, और यंग ईरानियन मेन एंड वुमेन जाते थे वहां नाइट क्लब्स में टेल अवीव में शराब पीने, डांस करने और मौज मस्ती करने के लिए। बड़े अच्छे संबंध थे। फिर ये मुल्ला आ गए 1979 में और मुल्लों ने शाह को तो भगा दिया, और फिर क्या बोला कि ईरान में इस्लामिक क्रांति आ गई है। अब जितने गल्फ के देश हैं सब जगह इस्लामिक क्रांति आनी चाहिए। यानी सऊदी अरेबिया का जो शहंशाह है, यूएई का है, बहरीन का, इधर का, कतार का, सबको जूते मार के बाहर निकालो, इस्लामिक रेवोल्यूशन आएगा। आपका ख्याल है वो लोग पसंद करेंगे ऐसी चीजें? उन्होंने कहा आने दे ईरान तेरे को देखते हैं, तो सब इकट्ठे हो गए, वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को तगड़ा कर दिया, ये वो द होल थिंग, ये जीसीसी पीसीसी जो बनाए हैं इन्होंने, इनका टारगेट और कोई नहीं है, ईरान है। इनको इसराइल से खतरा नहीं है, इनको अगर खतरा है किसी से तो वो ईरान से, क्योंकि ईरान इज स्वॉन कि उसने तो कसम खाई है कि मोनार्की इसको बाहर निकाल दूंगा, और दूसरी चीज उसने कसम खाई कि मैं इसराइल को इस दुनिया पर नहीं जीने दूंगा। मैं सुन रहा हूँ खार्तूम में बैठ के
एक पुराने इजराइल के राष्ट्रपति होते थे, महमूद अहमदीनेजाद, क्या बोलते हैं, डिनर पे उनके सूडान के राष्ट्रपति जो मेरे बहुत दोस्त थे, आजकल जेल में बैठे हैं, मेरे सारे दोस्त जेल में हैं, उनके डिनर पे ये कहता है, जो भाषण देते हैं, और फिर उसमें कहता है कि इजराइल डज नॉट हैव द राइट टू एग्जिस्ट। क्या मतलब है तेरा? आपकी दुश्मनी यहूदियों के साथ है या इजराइल के साथ है? चलिए मान लीजिए इजराइल डज नॉट हैव द राइट टू एग्जिस्ट हियर, कल मैं इजराइल को उठा के दक्षिण अमेरिका में ले जाता हूँ, अर्जेंटीना के पास ले जाता हूँ, मान लीजिए चंद्रमा पे भेजता हूँ, फिर तू शांत हो जाएगा कि फिर भी यहूदियों के पीछे पड़ा रहे? यही बात जो है सर, ये बहुत डीप है। मैं ये कह रहा था कि मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारे ताकतवर देश हैं, आखिर ईरान और इजराइल ही क्यों आमने सामने आ जाते हैं, या फिर ईरान को ही क्यों ये चिंता है कि वो प्रॉक्सीज के जरिए या तो हिजबुल्लाह, हमास, हुतीस के जरिए इजराइल को जो है काउंटर करता रहे? इतनी चिंता ईरान ही क्यों कर रहा है? यही तो मैं आपसे पूछा, अगर इसे समझ सको तो मुझे भी समझाना कि जो है कौन। आप तो एक शिया देश है, अरब्स ने गले मिलके जप्फी डाल के बिस्तर में घुस गए इजराइल के साथ, और वो आपको डरते मानते हैं। नहीं, आपको वो कहते हैं तो शिया है, आपको वो मानते नहीं, देख लीजिएगा, आपसे कोई अब लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि, और शिया से वैसे ही उनके शिया सुन्नी की जो आपस में है वो तो आप समझते ही हैं। अरब देश जानते हैं कि इजराइल कहीं नहीं जाएगा, इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं, उनको सबको मालूम है सर, और अमेरिका सॉलिडली इजराइल के साथ है, अमेरिका भी कहीं नहीं जाने वाला। तो इजराइल से हम भिड़ चुके हैं, 48 में भिड़े थे, 67 में भिड़े थे, 73 में भिड़े थे, फिर बीच में होता रहता है बॉर्डर पे, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए इजराइल का। यही बेस्ट है, दोस्ती कर लो उसके साथ। सीरिया में भी कोई आतंकी होता था, अल-शारा जोलानी ऐसा कुछ, वो आतंकियों के कपड़े पहनता था, फिर डोनाल्ड ट्रम्प साहब उससे मिले, उसने सूट पहना, अरे माय डार्लिंग हैंडसम बेटा मेरा, ओए स्वीटहार्ट, बहुत अच्छा आदमी है, तो उसको भी हथियार दे दिए, इराक को भी बेच दिए, और उसने सऊदी अरेबिया को भी दे, तुर्की को भी। Iran was on the brink of obtaining nuclear weapons, and we took action to stop it. While we strike terrorists and terror infrastructure, Iran strikes civilians, ignoring global warnings and spreading chaos. This isn't guesswork. Iran openly calls for Israel's destruction and annihilation, and now it is targeting our civilians in a reckless rampage. We will not allow that. The IDF will continue to defend our people and eliminate the immediate Iranian threat. We will not let them get away with this. कि उस पार है, चुपचाप बैठा रहे, और तेरा नेटो फेटो जो है ना, उसको मेरे अगर बगीचे में भेजेगा तो मैं ठोकूंगा, जॉर्जिया को ठोका, यूक्रेन को ठोका, कि मेरे सामने मत रख, तू तो बहुत दूर बैठा है। इजराइल क्या कहता है ईरान को, तू तो इतनी दूर बैठा है मुझसे, तो ये हूती फूतियों को क्यों यहाँ भेज रहा है, हिजबुल्लाह को क्यों भेज रहा है, हमास को क्यों भेज रहा है यहाँ पर, क्या मतलब है तेरा? जब ये एक अंग्रेजी में कहावत है, विलियम कॉनग्रीव की एक पोएम है, उसका नाम है द मॉर्निंग ब्राइड, नॉट मॉर्निंग, मॉर्निंग जो रोती है, उसमें ये कहा है कि heaven hath no rage like love to hatred turned, no hell a fury like a woman's scorned। इसका मतलब कि पूरी जन्नत में ऐसा कोई गुस्सा नहीं है जब प्यार जो है वो मोहब्बत जो है वो नफरत में बदल जाती है, और जहन्नम में ऐसा कोई तूफान नहीं है जैसे कि एक औरत जिसको ठुकरा दिया जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ये गुस्सा जो इस समय हम देख रहे हैं, और ये गुस्सा ज्यादा ईरान की तरफ से है, क्योंकि उनको तो बिल्कुल अरब देशों ने ठुकरा दिया है, खत्म कर दिया, गेट आउट ऑफ हियर, हम नहीं चाहते तुमको, तू क्यों बीच में घुस रहा है। सऊदी अरेबिया और ईरान का भी समझौता करवाया था चाइना ने पिछले साल, तो चीन बड़ा भांगड़ा का, ओए मैंने समझौता करा दिया, मैं दुनिया का समझौता मेकर हो गया हूं। 5 मिनट वो समझौता चला, फिर गोलाबारी शुरू हो गई आपस में। सो दीज आर इश्यूज कि ये बहुत डीप रूटेड है, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट। अब जो मर्जी कहिए, वो डार्लिंग डार्लिंग, मुस्लिम मुस्लिम, इस्लामिक इस्लामिक, वो नहीं चलता है सर। आपको पता है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट थे पुराने, जिनका निधन हो गया पिछले साल, वो गए, नहीं इसी साल जनवरी में, इजराइल और ईरान और पाकिस्तान, इब्राहिम रईसी, ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पर मिसाइलें फेंक रहे थे, वो बलूचिस रेबल को सपोर्ट करते हो, ये करते हो, वो करते हो। फिर वो आया वहां पे, पाके ओ डार्लिंग डार्लिंग, इस्लामिक ब्रदर सिस्टर, सब हो गया, चला गया, वापस पहुंचा नहीं तेहरान, तो फिर से शुरू हो गई गोलाबारी। तो ये चीजें जो है सर, ये बहुत डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट है, ये कहीं जाएगा नहीं। और मेरा मानना है कि इस समय अगर हम तय कर लें, बहुत आसान होगा, अच्छा होगा दुनिया के लिए, अगर तय कर लें कि इस्लामिक समुदाय का नेता कौन है, आप बता दीजिए मुझे। पाकिस्तान कहता है मेरे पास अमेरिका के किराए के हथियार हैं न्यूक्लियर, मैं नेता,
तो ईरान कहता है चुप कर, मेरे पास इतनी बड़ी फौज है, मैं नेता। सऊदी अरेबिया कहता है क्या बकवास कर रहे हो, दोनों मस्जिदें तो मेरे पास है, मक्का मदीना, मैं नेता। तुर्की कहता है देखो ज्यादा मत बोलो, ऑटोमान तो मैं हूं, मैं नेता। इजिप्ट कहता है तुम आपस में भिड़ो, बाद में आके मैं नेता बन जाऊंगा। सो द क्वेश्चन इज, 57 देश है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के। सर मेरी बात मान लीजिए, मैंने काम किया है वहां पर, बहुत करीबी से काम किया, एक नहीं पसंद करता ईरान, स्पेशली ये जो उनका आइडिया है कि मिडिल ईस्ट में मैं शहंशाह। अरे शिया को कोई नहीं चाहता, नहीं मानता। हैप्पी बर्थडे, सर जन्मदिन बहुत। ये जो अभी अभी जो ऑपरेशन इजराइल ने लॉन्च किया राइजिंग लायन, इसमें उन्होंने कहा कि हमने उनके न्यूक्लियर ठिकानों को जो है निशाना बनाया है, यूरेनियम एनरिचमेंट बहुत, ये कितना सफल आपको लगता है, ये कितना सफल रहा ऑपरेशन ये? 100% सफल रहा है सर। उन्होंने पहले 15 साल पहले वो स्टक्सनेट वायरस उन्होंने डाल दिया था उनके सेंट्रीफ्यूज में। सेंट्रीफ्यूज जो मशीन होती घूमती रहती है, यूरेनियम को और शक्तिशाली करती है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स गए, उन्होंने कहा यार हमने तो कभी देखा नहीं है, ये जो सेंट्रीफ्यूजेस घूम रहे हैं तो अपने आप ही भस्म हो जाते हैं, खत्म हो जाती है, क्योंकि वायरस घुस गया था कंट्रोल सिस्टम में। वो इसराइलियों ने किया था, नो क्वेश्चन अबाउट इट। अमेरिका ने उनका समर्थन किया था। तो ये जो इस बार हमला किया है, उन्होंने पूरी तरह से भस्म कर दिया है। अब तो आईएईए वाले जो जब भारत ने हमला किया था पाकिस्तान, जवाबी हमला किया था पाकिस्तान की कुछ फैसिलिटीज पर, आईएईए वाला बोला था यहाँ तो रेडिएशन का कोई सबूत नहीं है, तो इसको 2-4 झापड़ पड़े होंगे अमेरिकियों से। तुरंत कहता है जी बहुत है रेडिएशन यहाँ चल रहा है। कहने का मतलब है कि ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो उन पे बहुत नुकसान हुआ। मेरा मानना है, और बहुत से विशेषज्ञों से मैंने बात की, 5 साल 10 साल ईरान पीछे हट गया। इजराइल के लिए ये विंडो जरूरी है, क्योंकि इस टाइम में रेजिम चेंज, मुल्ला चले जाएंगे, ईरानियन तंग आ चुके हैं लोग वहां से मुल्ला से। हाँ ईरान पे हमला होगा वो सब इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन वो 95 साल का है ना, वो क्या नाम है, खमैनी शमैनी, तो अब उसको चाहिए जाके खजूर खाए। हाँ वही खमैनी, तो खजूर खाओ, 95 साल में तुम क्यों इतना पंगा ले रहे हो। अब वो दोस्ती करेगा, उसको पिटाई होगी, वो चला जाएगा, कुछ और यंगर लोग आएंगे। और देखिए इजराइल ने कितनी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। मेरे अपार्टमेंट में एक जनरल छुपा हुआ है, मेरे जिस कमरे में छुपा उसको ध्वस्त किया, साथ वाले में कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है उन्होंने किया है, उनकी छवि और मजबूत हो गई है। एंड हम लोग ये तो ऐसा कि मोसाद मतलब ऐसा लगता है कि मोसाद मतलब ईरानी सिस्टम के हर जगह मतलब डीप पेनिट्रेशन जिसको कह दीजिए, वो हर जगह मौजूद है, उनको सब पता है। आपको ये भी मालूम है सर, मैं आपको मजेदार चीज बताता हूँ जो मुझे बताया गया, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू। ये जो मुल्ला मोहम्मद, क्या नाम है, मुल्ला मुनीर, मैड मुल्ला मुनीर, नहीं मैड मुनीर मुल्ला, साहब, हाँ 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 वो जी, पिंजड़े वाली, हाँ वही वो पागल मुनीर जो है, जब वो फील्ड मार्शल, क्या वो बन गया आजकल, फूल मार्शल बन गया ना वो, तो वो चला गया था। हाँ आपको याद होगा कि वो जो है बदमाश अपने आप को शरीफ कहता मैं प्रधानमंत्री हूँ, इसको तुर्की ले गया था, ईरान ले गया था, और फिर एक और सेंट्रल एशिया तुर्कमेनिस्तान ले गया था। तो वहां पर इस मैड मुल्ला मुनीर ने ईरान के जो चीफ ऑफ स्टाफ था उसको एक घड़ी दी, बड़ी स्मार्ट वॉच, कि ले भाई तेरे लिए मैं लाया हूँ, ब्रदर ब्रदर इस्लामिक। उस घड़ी में जीपीएस ट्रैकर था। इसराइल को मालूम था कि ये कहाँ, ये मुझे बताया गया है रिलायबल सोर्सेज, इसराइल को मालूम था ये कहाँ घूम रहा है। और फिर एंड वक्त पर बूम चला गया वो। और फिर मजेदार चीज, ये नहीं हो सकता, आपको याद है पिछले साल जब हमास के लोगों को उनके जो हाँ नेता हाँ, था उसने कहा कि मोबाइल फोन मत यूज करो, सिर्फ पेजर्स मोबाइल और और पेजर्स मत यूज करो। नहीं मोबाइल नहीं, पेजर्स यूज करो और हैंड हेल्ड वॉकी टॉकी। अब उन्होंने वॉकी टॉकी ऑन किए, बुम वो भी चले गए। कहते किसी इंडियन कंपनी का भी हाथ था उनको बूबी ट्रैप बनाने में, था कि नहीं था आई डोंट नो, बट ये चीजें हो चुकी हैं। और अब जो है ईरान के लोग लीडरशिप डरे हुए हैं, सारे उनके लीडर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट। ये नहीं कहने का मतलब कि अगर उसने बहुत असला इकट्ठा कर रखा है सर, उसने ये येलो केक जो होता है इनरिच यूरेनियम रखा हुआ है, उसके पास बहुत है। इसराइल को मालूम था और 10-15 दिन में वो एक आधा बॉम्ब फोड़ भी देगा, टेस्ट भी कर लेगा। उससे पहले उसने ये किया। और ट्रंप साहब जो भी उन्होंने किया है सर, वो भी चाहते हैं कि ये खामोश हो जाए। ईरान से दोस्ती क्यों चाहते हैं, कहते हैं ना कि न्यूक्लियर डील कर ले, 60 दिन का मैंने कहा था, 61वां दिन आज है, वो ठोक रहे हैं तेरे को, तू मेरी बात नहीं सुनता। क्या चाहता है वो, ईरान से कह रहा है देख टाइगर, तू ये न्यूक्लियर शूक्लियर भूल जा, सब कुछ भूल, तू रूस के से दूर हो जा, चीन से दूर हो जा, हथियार चाहिए टाइगर मेरे पास आ, मैं हथियार दूंगा। पहले भी तो जब शाह जिंदा था सारे हथियार तेरे, तो यू नो एट द टाइम ऑफ द शाह, जब उसके पास बहुत तेल का पैसा था, मुझे एक अमेरिकन रिटायर्ड बुजुर्ग जनरल, अब गुजर गए, कह रहे थे शाह ने कुछ ऐसे हथियार अमेरिका से ऑर्डर किए थे जो अमेरिका ने बनाए नहीं थे,
उसने कहा जी जब भी बनाओगे मुझे भेज देना, ये लो जी इतने करोड़ डॉलर अब अपने पास रखो। उसके बाद पैसा इतना था तेल का, जब वो पैसा 1973 के बाद ऑयल प्राइस शॉक आया, वो तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। अरे क्या करेगा ईरान, तू इतने सारे पानी के शिप्स लेकर, इतने सारे जहाज लेके किसके ऊपर रोब मार रहा है? और उसके बाद फिर तू चला गया मुल्ला, और फिर जब शाह को निकाल दिया तो फिर शाह साहब गए अमेरिका को, भाई मैं बड़ा बीमार हूँ, मर रहा हूँ, मुझे वहां आने दो। बोले शाह ईरान तू कौन है भाई, तू क्या अफ्रीका से कहीं से आया, भाग जा यहाँ से। this ultimately this is real politics, दुनिया में यही कुछ होता है। So to cut it short sir, Israel will not stop। ईरान जो मर्जी घुटने टेक दे, जो मर्जी, जब तक उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज खत्म नहीं हो जाती और जो एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक पाइल्स हैं वो अंदर जाके इजराइल बाहर नहीं लाता, वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन सर एक चीज जैसे बताइए, जो इजराइल का क्षेत्रफल है और मतलब जितना बड़ा इजराइल है और जितना इजराइल की आबादी 1 करोड़ के आसपास है, उससे 80 गुना बड़ा ईरान है। तो ये तो एक खतरा है, आप टेक्नोलॉजिकली जितने बढ़िया हो, मिलिटरली जितने बढ़िया हो, लेकिन हैं आप बहुत छोटे। आप पर अगर देखिए, ईरान के पास तो एयर पावर, अगर एयरफोर्स की बात करें तो वो तो जीरो है, लेकिन उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स का खजाना है सर, और ये एक खतरा इजराइल के ऊपर है। आप देख रहे हैं टेल अवीव में वो इस्तेमाल कर रहे हैं, काफी नुकसान हो रहा है, हैफा में बहुत नुकसान हो रहा है, तो आप जानते हैं। लेकिन कहते हैं लोग, अब विशेषज्ञ, मैंने तो गिना नहीं है, विशेषज्ञ कहते हैं 2000 थे, आधे वो इस्तेमाल कर चुका है, 1000 बचे और 2-4 दिन वो उनका करेगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर बिल्कुल निवस्त्र हो जाएगा। सो इसका सोल्यूशन एक बहुत सिंपल है। अब जो लोग कहते हैं ना कि भारत की तेल की कीमतों में आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, अरे यार हम ईरान से तो खरीदते नहीं है यार, जाके पहले अपने फैक्ट तो लेके आओ। ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे अमेरिका, हम नहीं खरीदते हैं उनसे, हम रूस से खरीदते हैं। दूसरी चीज, वो रेड सी में भी हुती फूती इधर उधर मिसाइल फेंकते रहते थे, तो कीमतें थोड़ी बहुत बढ़ गई, तो हमने अब्सॉर्ब कर लिया। अब अमेरिका ने क्या किया, हुतियों को जाके बोला डार्लिंग डार्लिंग तुम अमेरिकन शिप्स पे मत हमला करना, पिछले 1 महीने से कोई हमला नहीं किया, बाकी जितने पानी के जहाज हैं सब पे हमला करो। अमेरिका चाहता है कि चाइना को चोट लगे। रूस के साथ पुतिन ने बात की है अभी और बोला है कि यार ये बंद कराओ, ये जो मुसीबत चल रही है इजराइल और ईरान की। और मैं जानता हूं क्या होगा सर, मैंने तो ऐसी बहुत सी फोन कॉल्स में अपने करियर में देखा है। फोन कॉल में ये होगा, पुतिन ने कहा यार ट्रम्प देख तू ऐसा कर, तू जरा ईरान को हड़प कर जा, ठोक उनको, और तू चुप कर जा, मैं यूक्रेन को ठोक रहा हूँ, मैं यूक्रेन को अपने लिए कभी खतरा नहीं बनने दूंगा और तू ईरान को अपने लिए कभी खतरा ना बनने दे। ये डील हो सकती है ना सर, ये डील हो सकती है ना, ये जो आप ये डील हो चुकी है, ये डील हो चुकी है, देयर इज नो क्वेश्चन। नहीं तो बात करने का मतलब क्या है? अब प्राइम मिनिस्टर साहब कनाडा जा रहे हैं G7 के लिए, ट्रम्प साहब उनसे मुलाकात भी करेंगे, मीटिंग मांगी है उन्होंने ट्रम्प साहब ने, तो पता है क्या बोलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। ऑल दिस जो मैं बोलता हूँ ना भारत के बारे में, तो तुम इसमें नाराज नहीं होना, ये तो मैं पब्लिक को बोलता हूँ, वैसे तो मेरा डार्लिंग है, तू मेरा दोस्त है नरेंद्र भाई। ये जो है नौटंकी बात तो वैसे ही है। तो ये सब पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती है कि चीजें कही जाती है, अंदर क्या है वो कुछ और बात होती है सर। मतलब डायलॉग बाजी लोगों को अच्छा लगे कि हाँ यार डायलॉग बाजी गुमराह करने के लिए। वो क्यों भाई, मार्को रूबियो, तू जो कह रहा है कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं था, हैमलेट का, ये शेक्सपियर का एक रोमान है हैमलेट, तो उसमें एक ड्रामा है और उसके ड्रामे के अंदर एक ड्रामा होता है, तो एक महिला है उसके अंदर जो कहती जी जी कत्ल मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तो लोग कहते तेरे से पूछा किसने, तेरे ऊपर आरोप किसने लगाया कि तूने किया ही है कत्ल? तो फिर वो हैमलेट कहता है द लेडी डथ प्रोटेस्ट टू मच मीथिंग्स, कि ये इतना डिनाई क्यों कर रही है, इसमें क्या, इसके दिमाग में क्या गिल्ट है, क्या ये सोचती है, किसने बोला कि तूने मदद की थी इजराइल की? नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो ये चीजें होती है सर इंटरनेशनल रिलेशन में। ट्रम्प साहब धंधे वाले हैं, चीन से मत खरीदो, रूस से मत, हमारे पर कितना दबाव डाला था हथियारों के लिए, किसी से मत खरीदो, मुझसे खरीदो, मैं हूं दुनिया का शहंशाह। और उसकी पर्सनैलिटी भी तो वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी कहते हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी होती है सब लोग मुझसे मोहब्बत करो, मैं सबसे होशियार, सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिशाली, सबसे खूबसूरत नहीं, वो तो मैं हूं, तो वो दीपक बोल रहा है, वो डोनाल्ड ट्रम्प नहीं है सबसे खूबसूरत। तो वो कहने का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी तो है, तो वो हमारा क्या जाता है। ट्रम्प ने कहा मैंने मध्यस्थता किया, मेरा ये भी मानना है सर, वो झूठ नहीं बोल रहा था। भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्रंटेशन हुआ था, जब उसने कहा कि मैंने
सुलह करा दी, सुलह बुला कुछ नहीं कराई थी, सिर्फ हमसे, मेरा मानना, बहुत से विशेषज्ञों का मानना, उसने कहा था भाई मेरा जो हथियार वहां पड़े हुए हैं, जब हमने हमला किया था वो किराना हिल्स वगैरह पे, हमको मालूम नहीं क्या क्या रखा है, उसने कहा टाइगर ये मेरी सामग्री है, मैं इसको ले जाऊं, टर्की का जहाज आ रहा है वो उठा के ले जाएगा, उसके बाद जितना ठोकना है ठोक देना। तो हमने कहा ठीक है, हमने जो अपना ऑब्जेक्टिव था वो आतंकी हमलों कैंप्स को नष्ट करना, वो हमने कर दिया, ठीक है, मैकडोनाल्ड ट्रंप तू भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, चलो हम कुछ देर के लिए पॉज करेंगे, हम बंद नहीं कर रहे ऑपरेशन सिंधु, हो गया, उसका काम हो गया, मेरा काम हो गया, पाकिस्तान बीच में फंस गया है। तो अब आप देखेंगे आगे क्या होता है, वो कोई अमेरिकन जनरल कहता है हमारा वो बड़ा सर एक चीज जैसे आप कि पाकिस्तान हमारा सहयोगी है आतंक में, वो भूल गए ना, कोई उसका क्या नाम था, उसामा सन ऑफ लादेन, हाँ वो तो चंद्रमा पे मिला था, कहाँ मिला था अमरीकियों को, नहीं नहीं मंगल ग्रह पे बैठा हुआ था, कहाँ मिला था इनको, पाकिस्तान में वो मिला, भूल गए ना सर, उनको याद ही नहीं है, वो तो कह रहे फेनोमेनल पार्टनर हमारा। हाँ वो तो उसको अल्जाइमर्स डिजीज है ना, वो भूल जाता है, मैं भी तो भूल जाता हूँ 5 मिनट के बाद। बोलिए सर एक चीज जैसे मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे लगातार आप भी बात करते रहते कि भारत का टेररिज्म के खिलाफ बहुत सख्त रवैया होना चाहिए। ये जो इजराइल और ईरान के बीच का जो डिस्प्यूट है, इसमें हमको कैसा मतलब भारत का पक्ष क्या होना चाहिए आपके लिहाज से? हमने बिल्कुल सही किया है कि हम टेररिज्म के बरखिलाफ हैं, पीरियड। ईरान का सऊदी अरेबिया के साथ कभी दोस्ती नहीं होगी, 2-3 बार हमले हुए ना वो मस्जिद पर, वहां पर सऊदी मक्का पर, तो उसके अंदर एक दो बार तो ईरानियन पिलग्रिम्स का, जो ईरानियन शरणार्थी नहीं, वो जो श्रद्धालु जाते हैं, उनका भी हाथ था, और फिर कई देर के लिए सऊदी अरेबिया ने ईरानियंस को आने नहीं दिया था वहां में, फिर बाद में कुछ समझौता, वो डार्लिंग मुस्लिम तो फिर छोड़ दिया, उसको आने दीजिए। मेरा ये मानना है कि मुझे एक इजरायली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने एक बार एक मीटिंग हो रही थी कहीं पर, वो भगवान उनकी आत्मा को शांति, उन्होंने कहा था आतंक के बरखिलाफ जो लड़ाई है ये 2 देश लड़ेंगे, भारत और इजराइल मिलके, हम आतंक को, इस्लामिक आतंक की बात कर रहे थे, मिलके हम ही 2 देश हैं जो इस्लामिक आतंक को मिटाएंगे। अमेरिका का नाम नहीं लिया था उन्होंने, इन 2 देशों का नाम लिया था, अपने देश का और भारत का। हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारा नंबर 1 एनिमी आज क्लाइमेट चेंज नहीं है, आज टेरर है, और इस्लामिक टेरर है, नंबर 1 दुश्मन भारत का, उसको खत्म करना है, उसको नस्तनाबूद करना है हमने। और सर अगर ऐसी भी ईरान खबरें हैं कि कुछ ऐसी खबरें हैं सर कि कुछ मिसाइलें शायद वो हाइफा बंदरगाह पे गिरी हैं, कहते तो हैं जो, और जिसमें हाइफा हमारा का, भी इंटरेस्ट, हाँ, तो उस लिहाज से भी मैं कह रहा था कि क्या इसमें भारत को मीडिएटर की भूमिका निभानी चाहिए या उसकी जरूरत है? नहीं सर, कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्ट करती है तो अपनी इंश्योरेंस करवाती है, पहले हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एटसेट्रा, कुछ हो जाएगा तो हमें कॉम्पेंसेशन मिलेगा, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा, दुनिया में आग लग जाएगी, तीसरा विश्व युद्ध शुरू, कौन विश्व युद्ध क्यों शुरू होगा? पहले विश्व युद्ध में 35 देश लड़े थे, हम लोग कॉलोनी थे, हम भी लड़े थे, दूसरे में 65 लड़े थे, हम कॉलोनी थे, हम भी लड़े, अब कौन लड़ेगा? अफ्रीका को कोई देश आके ईरान का समर्थन करेगा? लैटिन अमेरिका से कोई आके समर्थन करेगा? एशिया से कोई आएगा? जापान जाएगा अपनी फौजें भेजेगा क्या? रशिया भेजेगा क्या? चीन भेजेगा? कौन भेजेगा लड़ने के लिए? अरे सर, मेरे तो कई दोस्त हैं अफ्रीका में, जो मैं विशेष सलाहकार हूँ, मैं आपको बताऊं, जब हमने पाकिस्तान के वो जो पे हमला किया था, कम से कम 2 मंत्रियों ने, वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने मुझे फोन किया, मिस्टर एम्बेसडर हम ये ब्रेमोस कहाँ से ले सकते हैं? मैं कहा ब्रेमोस और ब्रह्मोस की बात कर रहा था, उनको पता लग गया था, हमारी बहुत पब्लिसिटी हो गई थी ब्रेमोस की, तो वो ब्रेमोस लेना चाहता था। ये सब दीज आर गुड थिंग, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मेरी बात मानिए, अब बता देता हूँ क्या होने वाला है। ईरान का विदेश मंत्री कह रहा है कि भाई समझौता कर लो, अब काफी हो चुका है, इजराइल अगर हमको नहीं ठोकेगा हम उसको नहीं ठोकेंगे, दोस्ती कर लेंगे। दूसरी तरफ कह रही है न्यूक्लियर डील जो है वो मर चुकी है, ठीक है, मर चुकी है, कल फिर जिंदा हो जाएगी, पहले समझौता करो, 1-2 दिन के अंदर सीज फायर हो जाएगा। इजराइल ने जो हासिल करना था कर लिया है, अब वो अंदर जाएगा, वो जो सामग्री वहां पड़ी है, एनरिच्ड यूरेनियम, येलो केक कहते हैं, उसको उठा के ले आएगा, गेम ओवर। क्या है कहानी खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम, सब ठीक हो जाएगा, मुल्ला लोग भाग जाएंगे, और फिर सब दुनिया में शांति होगी, और सब फिर मेरी तरह भागड़ा करेंगे। यू वॉच, 1 हफ्ते के अंदर ये सब एक ठीक हो लास्ट जाएगा। बस खत्म कर रहे हैं इसको, लास्ट जी। जैसे ईरान के बड़े मिलिट्री कमांडर्स, बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट, बड़े इंटेलिजेंस के अफसर, इन सब की मौत हुई है इस पूरे ऑपरेशन में, जो राइजिंग लायन कहा गया इजराइल की तरफ से। जब किसी भी देश का बड़ा मिलिट्री कमांडर, अब आईआरजीसी का जो ऑपरेशनल हेड है वही नहीं रहा, एक दिन पहले धमकी दे रहा था, दूसरे दिन उसको खत्म कर दिया।
ट्वीट कर रहे थे वो लोग वीडियो के साथ कि जी हमारे पास देखिए क्या क्या है और हम ऐसा कर देंगे, अगले दिन उसको खत्म कर दिया। एक पूरी की पूरी जनरेशनल। नहीं सर, हाँ आपका सर। सवाल मैं समझ गया। हमारी भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक हेलीकॉप्टर एक्शन में, आपको पता चलेगा हर देश में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है। ईरान बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी फौज है, वो लोग वापस आएंगे, उसमें और लोग मिल जाएंगे करने के लिए। लेकिन जो सबसे अहम बात जो है, जो मैंने इसमें देखा है, वो इसराइल ने ये स्थापित कर दिया है कि हमारे एसेट्स हम पूरी तरह से पेनिट्रेट कर चुके हैं आपके देश में। ये क्या आपके खाते हैं, क्या सिस्टम। पीते हैं, और अपनी 4 पत्नियों में से कौन सी पत्नी के साथ है, वो भी हमें पता है। तो इस मामले में ईरान जो है वो अब घबराया हुआ है, तभी तो वो सीज फायर की बात कर रहे हैं। सीज फायर हो जाएगी सर 2-3 दिन के अंदर, आप देखेंगे, और हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। असर पड़ता कुछ देशों पे पड़ा था जो खाद्य पदार्थ के इंपोर्टर्स हैं, यूक्रेन एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था, रूस एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था अनाज, उन पे असर पड़ा। हमारे तो भंडार भरे हुए हैं, तेल हमारा बहुत सारा रिजर्व में पड़ा है, तेल हमारा रूस से आ रहा है, वी विल कंट्रोल इट। और सारी दुनिया में ये कंट्रोल, जो ये कहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब दिल को बहलाने के लिए सर। ये कुछ नहीं है, तीसरा विश्व युद्ध कुछ नहीं होने वाला है। क्यों होगा? ईरान के ऊपर, इजराइल के ऊपर कौन लड़ेगा? कोई नहीं लड़ेगा। इजराइल ने क्या ईरान की धरती को हड़प किया है? ईरान ने क्या इजराइल की धरती को हड़प? वो हिटलर ने तो हड़प कर लिया था ना पोलैंड को, तभी तो वो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इसमें कुछ नहीं होने वाला। बहुत धन्यवाद दीपक सर, आपने हमें बहुत सारा समय दिया और फिर इस वादे के साथ भविष्य में देते रहेंगे, हम लोग मिलते रहेंगे। बहुत थैंक यू सर, 100 और ऐसे ही जवान रहिए, खुश रहिए और डीएनपी को समय देते रहिए। थैंक यू सर।